है एवरीवन, दिस इज अस्टर शेख एंड आज हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस के कुछ पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ डी ट्रिपल एस बी का जो ओरिजिनल पेपर 7 सितंबर 2025 को कंडक्ट किया गया था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि हमें वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, अदरवाइज उस पेपर को फिर से एक बार एनालाइज कर दीजिए। एक्चुअली उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जिस कैंडिडेट का मैंने वो पेपर लिया था उसका कुछ प्राइवेसी इशू है, जिसकी वजह से मैं फर्दर आप लोगों को उस पेपर को एनालाइज करके नहीं दे पाऊंगी। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज लिए हैं। डायरेक्टली वो ओरिजिनल पेपर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपके पास ओरिजिनल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये आपका डी ट्रिपल एस बी टी जी टी साइंस 2021 में पूछा गया है। आप लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, अगर आप लोगों से याद नहीं हो रही है तो ये कोड है, इसके ज़रिए आप याद रख लीजिए। कुछ बच्चों ने अपने अलग अलग कोड बनाए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ क्योंकि EMRS का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी ये साइंस का, और टीयर 2 वाले एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ। टीयर 2 में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके थे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो मैंने पेपर भी बनाए हैं, उसमें आप लोग जाकर देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपके रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, तो हम सब जानते हैं कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हो सकता है हमें सब्जेक्टिव एग्जाम देना पड़े, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है के 19, और जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या करते हैं 2 8 8 1, यहाँ तक आपका 18 हो गया। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से छोड़ देता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? और हमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत दूर होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम को हम कहाँ पर सेव करते हैं, इसको आप मुझे बताइएगा, ठीक है? जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी को एनसीईआरटी रेगुलर पढ़नी है अगर आपको टीजीटी साइंस क्लियर करना है कोई सा भी एग्ज़ाम, क्योंकि जितने भी लोग आपको कंटेंट देते हैं वो कहीं न कहीं एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होता है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चे ईएमआरएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर नोन एज। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फी का मतलब हमने एम्फी बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, एम्फी मतलब टू, यानी कि जो दोनों काम कर सके, जिसके पास कैसा नेचर हो, जिसके पास डुअल नेचर हो, ठीक है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। तो ये तो आपकी सही बात है। कब करते हैं एसिड से रिएक्ट? अगर आप उनको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो कैसा एक्ट करेंगे? एसिड जैसा एक्ट करेंगे। अगर आप उनको एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो वो बेस जैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल क्या-क्या याद कर सकते हैं? Al2O3, ये बच्चा आप जाकर देखिएगा एएमआरएस वाले पेपर में टीयर 2 में, वहाँ पर Al2O3 यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास Al2O3, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। PbO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। SnO टिन ऑक्साइड, ये भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आपको अगर आपको सब्जेक्टिविटी के तौर पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड दे बिहेव लाइक बेस। यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको रिएक्शन लिख कर दे सकती हूँ। Al2O3, इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज HCl। यहाँ पर बन जाएगा 2AlCl3, ये आपका सोल्ट फॉर्म हो गया है और वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने? एस बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली आपकी सॉलिड्स होती हैं या फिर गैसेस होती हैं, लेकिन कौन सी नॉन मेटल आपकी लिक्विड होती है? तो ज़्यादातर बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो मरकरी पर टिक कर देंगे, ठीक है? मरकरी पर क्यों टिक करेंगे? क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली सॉलिड्स होती हैं और मरकरी एक लिक्विड मेटल है। बट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल भी सॉलिड्स होते हैं और गैसेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन आपकी क्या होती है? लिक्विड होती है। अब ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आती है? ब्रोमीन एक हेलोजन ग्रुप में आती है। हेलोजन ग्रुप, जो कि ग्रुप आपका 17 होता है। ब्रोमीन का कलर भी याद रखिएगा, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की होती है।
ठीक है? और ये लिक्विड होती है। ये तो यहाँ पर लिखा है लिक्विड होती है। उसके बाद ब्रोमीन के फ्यूम्स कैसे होते हैं? क्योंकि आजकल कलर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ब्रोमीन के फ्यूम्स ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है? ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनाती है ब्रोमीन और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। उसके साथ-साथ ये कोरोसिव भी होती है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सारे ही नॉन मेटल गैसेज़ हैं या फिर सॉलिड्स हैं, तो ब्रोमीन लिक्विड क्यों होती है? क्योंकि ब्रोमीन के जो बॉन्ड होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके पास होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको आप वान डेर वाल फोर्स भी कहते हो, वान डेर वाल फोर्स। जिसकी वजह से ये खुद को लिक्विड स्टेट में रखती है, ठीक है? अगर मेटल की बात पूछी जाएगी तो मरकरी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में ब्रोमीन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होती है एबिलिटी, ताकि आप उस मेटल को पीट पीट कर तार में बना दो। एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, आप उसको पतले पतले वायर्स में बना सकते हो। सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो एनसीईआरटी कहती है, मैं वही बताऊंगी, दैट इज गोल्ड। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे, ठीक है, तो आप उससे 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो? इसीलिए लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेते हैं, छोटे से, और वैसे तो कॉस्टली होता है, ठीक है। और हाँ, क्यों होता है गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल? तो एक पॉइंट हम इसका लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, सब पूछे गए। ये मेल शिफ्ट में पूछा गया है 2021 में, शिफ्ट 1 में, ठीक है, ये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी साइंस का। तो क्या होता है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा बताइए कि डक्टाइल के अलावा और कौन-सा फीचर होता है जो हम पीट-पीट के शीट्स बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से आंसर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि डक्टाइल के अलावा गोल्ड और क्या होता है जो पीट-पीट कर थिन शीट्स उसकी बनाई जाती हैं, जैसे गोल्ड के कवर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो स्वीट्स वगैरह पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस। नॉन मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता? डाइल्यूट एसिड से। बच्चा, अगर आप लोगों ने एसिड की रिएक्शन देखी हो, जो पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का 10th स्टैंडर्ड में, साइंस में, वहां पर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या होता है? एक सोल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। बट हाइड्रोजन गैस को हम कैसे चेक करते हैं? पॉप साउंड से। और ये क्वेश्चन भी आपका ईएमआरएस में पूछा गया है। आप लोग देखिएगा वीडियो में जाकर, मैंने वहां पर बताया है। इवन उन्होंने ये भी पूछा है कि इस हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग किससे होती है, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे पॉप साउंड से, ठीक है। पॉप साउंड पता है क्या होता है? हम कैंडल लेकर आते हैं, जलती हुई कैंडल, और वहां पर जो आवाज आती है इस तरीके से, तो वो दिखती नहीं है आवाज, मतलब आवाज हमें सुनाई पड़ती है, पॉप वाली आवाज सुनाई पड़ती है, उसको पॉप साउंड कहते हैं। ये टेस्ट आपका पूछा गया है। तो यहाँ तो हमने बात की मेटल्स की। किसी भी मेटल को हम रिएक्शन करवा दें एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड हमने HCl ले लिया, तो सोल्ट बन जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते डाइल्यूट एसिड से। रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, और नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने फिर से यहाँ पर लगा दी, आपसे बताया था कि इंपॉर्टेंट है। ये आपका 22 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, इसको अगर आप कोड में याद कर लें, या फिर मैंने इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है एनसीईआरटी वाले चैप्टर की, 10th स्टैंडर्ड में जाके देखिएगा, तो वहाँ पर पूरी वीडियो है, वहाँ समझाया है मैंने आपको कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम ये सीरीज़ बनाते हैं। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम को हम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करवा सकते, पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद सोडियम आ जाता है, फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर अगर आप देखें, कैल्शियम ऊपर है, उसके बाद आता है लेड, लेड है आपका यहाँ पर, फिर है कॉपर, कॉपर लास्ट में। तो ये सही ऑर्डर है, ठीक है। मरकरी देखें, CuHg, Cu के बाद यहाँ पर Hg आता है, Hg के बाद Ag आता है। इसमें दिया हुआ नहीं है, आप नोट कर लेना, कॉपर के बाद मरकरी आती है। तो यहाँ पर मरकरी पहले है, फिर सिल्वर है, लेकिन एल्यूमिनियम तो बहुत रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम तो इन्होंने यहाँ पर रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। कैल्शियम पहले है, उससे पहले सोडियम नहीं आएगा, सोडियम उसके बाद नहीं आएगा, पहले आएगा, ये भी गलत। आयरन, मैग्नीशियम,
लेकिन सोडियम ऊपर नहीं आएगा। इवन मैग्नीशियम भी पहले आएगा, सोडियम उससे पहले आएगा, तो ये भी आपका गलत है। देखिए एल्यूमीनियम से भी क्वेश्चन आपका ईएमआरएस में पूछा गया है, वहाँ पूछा था एल्यूमीनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इस तरह का स्टेटमेंट है, उसमें आप जाकर देखिएगा कि ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, उससे हम यूटेंसिल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर सही आंसर हो गया 1, बस आपको सीरीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, दो metals have high melting points, but which of the following metals have very low melting point? ज़्यादातर जो metals हम पढ़ते हैं उनका बहुत ज़्यादा melting point होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो बेटा गैलियम को अगर आप हाथ में भी ले लोगे ना, तो गैलियम क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर सही जवाब होगा आपका गैलियम। गैलियम बहुत मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको अगर आप अपने पाम में भी ले लेते हो तो तब भी ये बॉडी की हीट से ही मेल्ट हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मरकरी? तो मरकरी के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर रोस्टिंग होती है, और आपको पता है कि रोस्टिंग कैसे करते हैं, जो एयर होती है उसके साथ हीट करके, ठीक है, रोस्टिंग की जाती है। अब सिनेबर जो कि और है मरकरी का, यहाँ तक तो बात ठीक थी, विद वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, ठीक है, एयर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, और एयर के साथ मैं रिएक्शन आपको बता देती हूँ, Hg(S+3O2), ये आपका सिनेबर हुआ। ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन मतलब क्या है, हम एयर में रिएक्शन करवा रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या बनेगा HgO, ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस SO2 यहाँ पर रिलीज होगी। अब ये जो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ पर बना है, इसको हम रिड्यूस करेंगे मरकरी में बाय हीटिंग, इसको हम फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है, बट ये वाला स्टेटमेंट यहाँ तक सही है, ठीक है, बस 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 यहाँ तक। फिर वाटर के साथ नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रोस्टिंग होती है, एयर के साथ रिएक्शन होती है, तो क्या सही जवाब होगा, क्या पूछा है इसमें, ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो ओनली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें आपको दिया है ZnO, जिंक ऑक्साइड, ZnO को मैंने अभी आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताया था, उसको याद रखिएगा, प्लस कार्बन, यहाँ पर हम कार्बन के साथ हीट करा रहे हैं, और ये देखिए Zn की यहाँ पर +2 वैलेंसी है और ये 0 हो जाएगी, ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, हर एक रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन Zn रिड्यूस हो रहा है और कार्बन के साथ रिएक्शन करवाने में तो ये स्मेल्टिंग हुआ, क्योंकि स्मेल्टिंग का काम ही ये है। स्मेल्टिंग में क्या होता है, जो मेटल होती है वो अपने ओर से हीटिंग करने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस हो जाती है, तो यहाँ पर स्मेल्टिंग हो रहा है, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो कि स्मेल्टिंग के अंदर, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्मेल्टिंग, हालांकि ये कोई साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं है जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, लेकिन S फॉर आप याद रखेंगे सॉलिड, M फॉर मेटल, सॉलिड मेटल को हम E से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय लार्ज टेम्परेचर पर, LT लार्ज टेम्परेचर, इन क्या, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो ये स्मेल्टिंग में होता है। उसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो दूसरे ऑप्शन में आपको दिया है ZnS3O2, ZnO बना 2SO2, कैल्किनेशन ये नहीं होगा, कि ये क्या है, बेसिकली ये रोस्टिंग है, ठीक है, ये क्या हो रही है, रोस्टिंग। कैलकुलेशन में क्या होता है, कार्बोनेट फॉर्म होता है, तो ये रोस्टिंग कार्बोनेट की प्रेजेंस में होता है, ये रोस्टिंग हो रही है यहाँ पर। कैल्किनेशन में हम हीटिंग करते हैं कार्बोनेट और की एब्सेंस में, सॉरी लिमिटेड उस कार्बोनेट और की प्रेजेंस में और लिमिटेड एयर में। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम सल्फाइड और के साथ रिएक्ट करवाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ये आपका रोस्टिंग का है, तो ये तो गलत हो गया। ZnCO3, यहाँ पर आपने हीट किया ऑक्साइड बना, ये रोस्टिंग, ये गलत है, ये यहाँ पर कैल्किनेशन है, ठीक है, तो ये फिर से गलत हुआ। NaCl इलेक्ट्रोलिसिस इन्होंने दिया है कि सोडियम के आयन बने, क्लोरीन के आयन बने, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सोडियम जो है फ्यूज स्टेट में नहीं, मोल्टन स्टेट में होना चाहिए था, ठीक है, मोल्टन, तो ये इसलिए गलत है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ आपका स्मेल्टिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 पुराना क्वेश्चन है, मेल शिफ्ट में आया था, शिफ्ट 1 में, DSSB TGT साइंस का, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्या होता है स्मेल्टिंग में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, स्लेग का फॉर्मेशन, जो मोल्टन मेटल है वो ऑब्टेन, लेकिन क्या नहीं होता,
ये आप इसमें से फाइंड करके मुझे बताएँगे। सो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपसे कुछ पूछा था, उसका भी आपको जवाब देना है। सो इट वाज़ ऑल अबाउट दिस। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है, आज मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग चाहते हैं बायो, फिजिक्स ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएँ, सो प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच।